हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीवाईक्यू के सीरीज़ को कर रहे हैं, बिहार एसएससी के जो प्रीवियस ईयर है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये उसका ही एक क्लास है ना। हमने कई सारे पीवाईक्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस करी है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप लोग ज़रूर उसको जा करके देखिए जिन लोगों ने नहीं देखा है, और जिन लोगों ने देख लिया है तो आपके लिए नया वीडियो, इसको पहले देखते हैं। ठीक है, देखिए ये पेपर जो है आपका बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, ये 10 दिसंबर 2018 का पेपर है ना। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन आपको पता है कि यहाँ पर 50 to 55 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, और जनरल स्टडीज़ के आई थिंक कि अब ज़्यादा पीवाईक्यूज़ बचे नहीं है, वो कुछ बचे। इसके बाद जो है साइंस का पीवाईक्यू शुरू हो जाएगा आपका। तो साइंस में 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं और जो आने वाले हैं, ठीक है, तो उसको डिस्कस किया जाएगा। तो इसके कुछ और पीवाईक्यूज़ बचे हैं, एक दो वीडियोस में वो कवर हो जाएगा। एक दो पीवाईक्यूज़ बचा हुआ है, फिर हम लोग साइंस को डिस्कस करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग का ऑलरेडी जो सुधांशु सर है वो ले ही रहे हैं क्लास, ठीक है। तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। हम लोग आपके लिए कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे, वीडियोज़ लेकर के आ रहे। बाकी क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, जल्दी से। तो हमारा देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को एक चीज़ पता है कि जो आपका पीडीएफ है, जितने भी क्लासेस हो रहे सबके पीडीएफ फ्री में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे प्रथम क्लासेस के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पंचवर्षीय योजना। अब ये जितने भी अपने क्लासेस देखे होंगे, मैंने हर क्लासेस में इस बात को मेंशन किया है, पंचवर्षीय योजना, है ना। ये बहुत कॉमन टॉपिक है। अक्सर अक्सर क्या, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इन सब एग्जाम में हर पेपर में, यानी हर शिफ्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जरूर पढ़िए। मैंने पंचवर्षीय योजना के डिटेल क्लास ऑलरेडी अपलोड करवा दिए हैं, ठीक है। आप वहां से जाकर के देखिए, है ना, उसको डिटेल में पढ़िए, फिर आप बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या, जरा देखिए, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि। यहां पर देखिए क्या है कि तीव्र और अधिक है ना, अधिक समावेशी वृद्धि। वहां पर आपको समावेशी विकास लिखा होगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि जो है वो कौन से पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका डेट तो बहुत आसान है, क्योंकि 12वीं हमारा लास्ट था जो पूरा भी नहीं हुआ था, और 11वीं कब था, तो 2007 से लेकर के 2012 तक ये रहा था हमारा, ठीक है। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत आसान है। बाकी के भी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस डाल दिए, तो आप लोग वहां से देख लीजिए। चलिए हम लोग सीधा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। ये भी आपने देखिए, सेंसस, अगेन एक टॉपिक जो होता है जनगणना, ठीक है। इसको जरूर पढ़िए। दो तरह की जनगणना आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जनगणना, ठीक है। सेंसस जो है वो आपको दो पढ़ने। कौन से दो सेंसस पढ़ने, एक सेंसस आपको पढ़ना है जो इंडिया का है, भारत का दोनों 2011 का ही है। ऑब्वियसली सेंसस 2011 में हुए थे तो उसी का है। तो एक तो आपको पढ़ना है जो पूरा इंडिया का है, ठीक है। फिर आपको दूसरा सेंसस पढ़ना है बिहार का, यानी जनगणना में हमें, है ना, भारत का एक पढ़ना है ओवरऑल, और एक पढ़ना है हमको बिहार का, है ना। बिहार का स्पेसिफिक पढ़ना है, क्योंकि हम बिहार के एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बिहार जनगणना से आपको सवाल पूछेगा, ठीक है। अभी जातीय जनगणना आया है तो उससे भी सवाल बनेगा, उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, वो आपके लिए इनफ हो जाएगा। तो अभी आप परेशान नहीं है, आप फिलहाल ये कर सकते हैं, भारत की जनगणना और बिहार की जो जनगणना है 2011 का जो डेटा है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो साक्षरता सबसे कम हमारा ही था, बिहार का था। सबसे अधिक आपको पता ही है कि केरल का था, और सबसे कम जो है वो बिहार का था, 63 पॉइंट समथिंग % था, ठीक है। तो आप उसको याद कर लेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य में हीराकुद या हीराकुंड बोलते हैं, बेसिकली हीराकुद बांध है ना। हीराकुंड बांध कहां पर है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, आपको पता है उड़ीसा में। और हीराकुंड कई कारण से फेमस है। एक तो ये क्या है, दुनिया का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है। अर्दन डैम का मतलब मिट्टी का बांध, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा, मेरे ये सबसे लंबा अर्दन डैम है, ठीक है, मिट्टी का बांध है। दूसरा, है ना, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कब ये बन करके तैयार हुआ, 1947 में ये बनना शुरू हुआ। और ये एक और चीज आप देखिए, 47 में बनना शुरू हुआ, 57 में ये बन गया, ठीक है। और ये भारत, स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी परियोजना भी है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा, है ना, जो आपका हीराकुंड बांध जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है।
आगे तो ये हो गया। अच्छा, ये कौन सी नदी पर है, आपसे पूछ सकता है कौन सी नदी पर है, तो हीराकुंड बांध की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ हीराकुंड रिजर्वायर भी वही बहुत बड़ा है, ये बांध है ना, महानदी है ना, किस पर है, तो ये है महानदी पर। तो ये बहुत आसान है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, अगला सवाल है ना, कि किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता। देखिए, महिला हॉकी एशिया कप 2017 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो 2017 का ये जीता था भारत ने। ठीक है, किसने जीता था, ये भारत ने। अगेन ये डेटा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, अभी जो फीफा का या फिर और भी कोई जो टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है, फुटबॉल का, वो सब आपको यानी 2023 का आपको मेनली याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम 24 में हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको 23 का याद रखना है। आगे बढ़े, अगला हमारा क्या हो जाएगा, तो अगला है हमारा, है ना, कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। इनके द्वारा दो सभा महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं, वो है ज्योतिबा फुले, है ना, एक तो इनका दीनबंधु सार्वजनिक सभा, और एक इनका है सत्य शोधक समाज, है ना, सत्य शोधक समाज। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों आपको याद रखना है। सत्य शोधक समाज पहले बना था, ये 1873 में बन गया था। ठीक है, और दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो है ये आपका 1800 आई थिंक 1878 में बना था। ठीक है, सॉरी 1884 में बना था, है ना, 1870 नहीं 1884 में बना था। ठीक है, तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा और ये जो आपका सत्य शोधक समाज है ये 1873। ठीक है, ये आप आसानी से याद रखेंगे। देखिए, ये दोनों ही जो सोसाइटी बनी थे, आपको अगर पता भी होगा, ज्योतिबा फुले जो हैं, ठीक है, हाँ, वो बेसिकली जो अछूत है, जो निचली जाति के थे, ठीक है, जिनके साथ बुरा बर्ताव हुआ था या फिर घोड़ा था बोलिए उस समय। ठीक है, तो उनके कल्याण के लिए, ठीक है, महिला शिक्षा के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो है ना, ये इन्होंने काम किया, ये समाज बनाया था। जैसे दीनबंधु सार्वजनिक सभा, वो महिला शिक्षा पर बहुत फोकस था। सत्य शोधक समाज जो है दलितों पीड़ितों के विकास, है ना, उनके, है ना, उत्थान के लिए था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर ये किसके द्वारा लिखी गई थी। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो है भारत के नोबेल प्राइज विनर, ठीक है, के द्वारा लिखा गया है, और वो आपको पता चलिए हो गया अमर्त्य सेन, है ना। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो किताब है, ठीक है, वो अमर्त्य सेन की किताब है। ये आपको पता है कि वन ऑफ द नोबलिस्ट है, नोबेल प्राप्त विजेता है, ठीक है, भारत के। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज जो है वो कब दिया गया था। ठीक है, आप लोग चलिए कमेंट में बताइए, आगे बढ़ते तब तक, है ना। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला है इंडिया विजन 2020 तो किसने तैयार किया। देखिए, यहाँ तैयार करने की बात है, इसका मतलब ये रिपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, जब हम इंडिया विजन रिपोर्ट, देखिए इंडिया विजन 2022 किताब भी था, रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट उसी किताब पर बेस्ड था। ये रिपोर्ट तैयार किया था श्यामा प्रसाद गुप्ता ने, है ना, या गुप्त भी चलिए, श्यामा पर यानी SP गुप्त ने, है ना, ये बनाए रिपोर्ट तैयार किया था। ये किताब जो है ये तो रिपोर्ट की, सॉरी ये रिपोर्ट आपका हो गया, है ना, ये तो रिपोर्ट की बात हो रही है। लेकिन ये इंडिया विजन 2020 ये बुक भी था, और आपको ये पता होगा ये बुक लिखा था किसने, APJ अब्दुल कलाम ने, है ना, APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, अब्दुल कलाम साहब ने लिखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब भी है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा था, इसी पर बेस्ड ये आपका रिपोर्ट भी था। आगे बढ़े, चलिए जल्दी से अगले सवाल की तरफ। मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया था। देखिए, मदर टेरेसा अवार्ड की अगर हम बात करें 2017, ये दिया गया था UNHCR को। ठीक है, ये किसको दिया गया था, तो UNH, है ना, ये दिया गया था संस्था किसको, तो UNHCR को। ठीक है, UNHCR क्या होता है, ठीक है, यहां पर देखें अगर UNHCR यानी ये हो गया यूनाइटेड नेशन, है ना, आपका क्या यूनाइटेड नेशन, है ना, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, ये संस्था है, और इसी संस्था को मदर टेरेसा अवार्ड दिया गया था 2017 में। आगे बढ़े, तो अगेन ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स को मैंने कहा कि आप 2023 के करंट अफेयर्स को तैयार करिए। संगम योजना का संबंध किससे, बहुत पुरानी योजना है ये संगम योजना। इसका संबंध जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विकलांगों के कल्याण बोलिए या कहिए कि उनके विकास के लिए ये लाया गया था। बहुत पुरानी योजना है, 1996 में 15 अगस्त 1996 को ये आया था। ठीक है,
ये 15 अगस्त 1996 को आया था, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो गया? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आद्य इतिहास है ना, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और इतिहास यानी हिस्ट्री, इनके बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। कारण भी है कि उस समय लेखन शैली जो है वो लेखन कला का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, है ना, राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये कौन सा पीरियड? ऑब्वियसली ये प्राग इतिहास की बात। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री, ठीक है। फिर इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री का टॉपिक है, तो अभी इतना आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े, है ना। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? अगला है पद्म विभूषण अवार्ड 2000, है ना, 18 पूछा है, क्योंकि 18 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो किसे सम्मानित किया गया? 2018 में 3 लोगों को दिया गया था, उनमें से एक थे गुलाम मुस्तफ़ा खान, ठीक है। तो गुलाम मुस्तफ़ा खान को हिंदुस्तानी शैली के सिंगर थे, है ना, गायक हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तानी शैली के या भारतीय शैली के बोलिए, है ना, कि वो गायक हैं, और उन्हीं को ये पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। 3 लोगों को मिला था। आपको बस ये नाम ध्यान रख लीजिए। अगेन आपसे 2023 या बहुत होगा तो 22, वैसे आपका 24 में होना तो उससे पहले, है ना, 24 का भी मिल जाएगा। आपके एग्जाम से पहले पद्म अवार्ड की घोषणा हो जाएगी, तो आप 23-24 का याद रखिएगा, आपके लिए पर्याप्त होगा। अगर आप आगे के 24 की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे 23 में अब एग्जाम बचा भी नहीं है ना ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ें। तो अगला हमारा है पूर्ण सूर्य ग्रहण की जब हम बात करते हैं तो ये कौन से दिन घटित होता है? ऑब्वियसली अमावस्या। ये तो बहुत घरेलू क्वेश्चन हो गया, है ना। अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण घटित होता है। आपको पता है कि जब, है ना, क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और वो पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेता है, तब हम कहते हैं कि वो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा, और ये अमावस्या के दिन होता है। आगे बढ़ें, अगला सवाल, है ना। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? देखिए गोल्डन सिटी आपको सुनने में तो नहीं लगेगा, लेकिन ये जैसलमेर है। कारण क्या है कि जैसलमेर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो वास्तुकला है, वहां पर जो बालू वाले मिट्टी का वो प्रयोग किया गया है, वो सुनहरे रंग का, वो गोल्डन रंग का है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और इसलिए उसको गोल्डन सिटी के रूप में कहते हैं, ठीक है, जैसलमेर को। आगे बढ़े, अगला सवाल हम देखते हैं। अब सिटी वाला भी पूछ लिया जाता है ना, सिटी ऑफ पैलेस कौन सा है, पिंक सिटी क्या है, इस तरह के, है ना, सिटी ऑफ लैक कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? ये तो बहुत आसान, आपको पता है कि 1959 में पंचायती राज। मैंने आपको कई बार कहा है कि पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमिटी मैंने प्रीवियस वीडियो आपको उसके भी प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि ये दोनों कई बार आता है, तो 7 कमेटी के बारे में बताया था। आप लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे, जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका हो गया। तो राजस्थान में 1959 में जो है, और राजस्थान का नागौर जिला था, अगर आपको याद होगा, है ना, ये नागौर जिला, ठीक है। तो पंचायती राज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ करके जाइए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा? अगला सवाल है हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? आपको पता है हमीदा बानो जो है वो, है ना, हुमायूं की पत्नी थी, तो ऑब्वियसली ये सम्राट अकबर की माँ थी, ठीक है। तो हमीदा बानो बेगम जो है वो अकबर की माँ थी, याद रहेगा। अब मुगल हिस्ट्री से क्वेश्चन तो रहता ही है, तो जरूर पढ़िए। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? देखिए पहली बार ये 2002 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो इन्वायरमेंट, है ना, संबंधी प्रदर्शन सूचकांक जो है वो 2002 में लाया गया था। 2022 में जो लास्ट रिपोर्ट आया था, इंडिया का बहुत खराब रैंक था, 180 देशों में हमारा स्थान भी 180 ही था, है ना। तो बहुत खराब रैंक था बेसिकली, आप कह लीजिए, ठीक है। इसमें भी देखिए अलग अलग और इंडेक्स आते हैं, ठीक है। ये इन्वायरमेंट, है ना, परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ठीक है। इसमें ये पहली बार 2002 में आया था, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे हमारा क्या है? तो आगे हमारा देखते हैं अगला सवाल क्या हो जाएगा, है ना। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना से बारे में। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है एसएससी के एग्जाम में, और भी बीपीएससी के एग्जाम में आया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जरूर आप नोट देख लेंगे, ठीक है। ये 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका काम क्या है? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सिंपल सा काम है कि जो हमारे पास अधिकार दिए गए, जो संवैधानिक अधिकार हमारे पास है, खास करके जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उन अधिकारों की रक्षा करना
करना, है ना, और उन अधिकारों से संबंधित अगर कोई समस्या आती है तो उस पर, है ना, बेसिकली ये इस कमेटी का काम करना, एक्शन लेना है, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। ये जो है बना था, है ना, 1993 में 12 अक्टूबर को। अगर आपको डेट याद रखना है तो डेट भी याद रखी गई, डेट पूछ सकता है, तो 12 अक्टूबर को बना। इससे एक सवाल जो अक्सर पूछ लिया जाता है वो है कि इन मतलब इस तरह की संस्था के जो चेयरमैन होते हैं या हेड होते हैं वो कौन है। अभी है अरुण कुमार मिश्रा, है ना, तो इसके जो है वो है ना अरुण कुमार मिश्रा, तो अरुण कुमार मिश्रा ये याद रखेंगे, है ना, तो ये नाम भी आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़े, तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डुंगेश्वरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। अगेन मैंने आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ कहा था कि आप बिहार के लिए एक अलग स्पेसिफिक बुक पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको बिहार के बारे में पता चले। डुंगेश्वरी की पहाड़ियाँ जो है वो बिहार में है, और बिहार के कौन से रीजन में, गया वाले क्षेत्र में, है ना, गया, बोध गया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर डुंगेश्वरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। देखो डुंगेश्वरी की पहाड़ियाँ जो है इसको महाकाल की गुफा भी कहा जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको याद रखेंगे, इसको महाकाल की गुफा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ बहुत समय उन्होंने गुजारा था, ठीक है, तो महाकाल की गुफा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी। देखिए इतना लिख करके आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन आपको सीधा यहाँ देखना है स्वराज पार्टी। आपने अगर पहले पीछे के वीडियोस देखे तो आपको याद होगा स्वराज पार्टी, बस आपको स्वराज पार्टी फोकस करना है। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना वही जिसको CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिसकी स्थापना की थी गया सम्मेलन के बाद, और ये हुआ था 1923 में, आप सबको पता होगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। भूटान की मुद्रा क्या है, मैंने मुद्रा के बारे में पहले भी कई बार कहा है, इसका तो खैर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है, उसमें थोड़ा एक क्लास बचा हुआ है, वो मैं आप कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग जो लोग ने अभी तक नहीं देखा है कैपिटल करेंसी, वो मैप के थ्रू मैंने पढ़ाया, आप उसको जरूर जा करके देखिए। तो ये तो नोगल ट्रम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला सवाल क्या है अगला सवाल है गौल देश का नया नाम क्या है। देखिए गौल देश वर्तमान में तो फ्रांस वाला मेन क्षेत्र है उसमें आता है, और बाकी फ्रांस के आसपास के कुछ क्षेत्र, इटली का कुछ भाग है, जर्मनी का कुछ भाग है, वो क्षेत्र है गौल क्षेत्र में आता है, मेनली फ्रांस, ठीक है, तो ये फ्रांस हो जाएगा। आगे बढ़ें, है ना, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हो गया। नीति आयोग का पूरा नाम क्या, आपको पता है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना ही हुई, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था 2014 में। तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, जरूर आप लोग याद करके है ना, याद कर लीजिए, वैसे तो बहुत आसान है ना। वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक है, याद रहेगा, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ये भी बहुत आसान है। SDG, मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा, जो लोग पढ़ रहे हैं, आप जो 17 SDG 17 SDG गोल्स हैं उसको जरूर याद कर लीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन उसमें खास करके कुछ जो है, मैं वैसे इसके एक शॉर्ट्स आपको बना दूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है, SDG गोल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास लक्ष्य रखे गए, और इसका टारगेट कब तक का है ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, 2030 का टारगेट, 2030 का टारगेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था। देखिए जब आपसे तीसरा पूछ रहा है तो कौन होगा, तीसरा बिहार होगा, सबसे बड़ा उत्पादक सॉरी, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे तो था आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर था बंगाल, है ना, और थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर, यहाँ तीसरा पूछा है तो वो हो जाएगा आपका बिहार। तो कौन था, बिहार, याद रखेंगे। आगे बढ़े, इसी तरह अलग अलग फसल के उत्पादन में कौन आगे है ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, चाय में, गेहूं में, चावल में, है ना, तो वो आपको जरूर उस तरह के डेटा याद रखने हैं, और करेंट डेटा याद रखिएगा, है ना। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात सबसे अच्छा कहां था, ये तो ईसाई धर्म में था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, ठीक है, ये कब मनाया गया था? देखिए, मुक्ति दिवस उन लोगों ने जो सेलिब्रेट किया था वो किया था 22 दिसंबर 1939। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये सवाल पहले भी पूछा गया है तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन था ये। किस देश में डेविस कप 2017 जीता? देखिए, डेविस कप 2017 जो है वो किसने जीता है, ठीक है। चलिए, ये आप लोग भी बता सकते हैं। तो जब हम 2017 के डेविस कप की बात करते हैं तो ये किसने जीता था? एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार चेक कर लूँ कहाँ तक हो गया है ना। नंबर क्योंकि मेंशन नहीं है। अच्छा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब आते हैं हम लोग तो अब बात आती है कि डेविस कप, है ना, डेविस कप किसने जीता है? तो ये जीता था आपका बेल्जियम, है ना। किसने जीता था? बेल्जियम ने। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? देखिए, अगर पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी की जब आप बात करेंगे तो ये 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है। कितना होता है? ये आप ये डेटा याद रख लीजिए, 152.1 मिलियन किलोमीटर जो है वो पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये PYQ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्लासेस हो जाते हैं, ठीक है। जो डिटेल क्लास, हर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उन सब के डिटेल क्लास आपको एक एक करके मिल जाएंगे। बहुत सारे हो चुके हैं अपलोड, बहुत सारे बन रहे हैं, है ना। आपको, है ना, बहुत जल्दी वो सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब डिम्पी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए, डिम्पी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये है लोहित नदी पर। ये कहाँ पर है आपका? लोहित नदी। और लोहित नदी कहाँ मिलेगा आपको? ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ पर है? ये आपका लोहित नदी पर है, लोहित नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, है ना, एक सेकेंड, ओह सॉरी। तो अगला सवाल है हमारा, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सुनने में लग रहा है कि बिहार राज्य के, देखिए अभी जिसको हम लोग चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं तो ब्रिटिश राज्य में प्रधानमंत्री भी कहे जाते थे, ठीक है। तो ये थे मोहम्मद यूनिस। ये 1937 में, 1937 में बने थे, 1937 में बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, है ना। आप यहाँ पर जैसे बिहार के पहले मुख्यमंत्री, वर्तमान तो सबको पता रहता है, बिहार के पहले दूसरे मुख्यमंत्री, आप उसको याद रख लीजिए। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। देखिए, खारिया मुख्यतः जो है झारखंड और उड़ीसा वाले क्षेत्र में निवास करती है। तो यहाँ पर झारखंड हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद, जनजाति से भी कुछ क्वेश्चंस, है ना, वैसे हर पेपर में तो नहीं रहता लेकिन कुछ कुछ पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का, है ना, संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ये है आपका अनुच्छेद कौन सा? ये है 243G। कौन सा है? 243G। देखिए, उधर 243 आई भी आया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब प्रीवियस PYQ जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये है 243G। तो अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, लेकिन ये थोड़ा सा डेप्थ वाला था, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लोग तो जिन्होंने ऊपर ऊपर पढ़ा है वो तो कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। आगे बढ़ते, गणमान्य भारत विद पुरस्कार 2017 किसने जीता? देखिए, ये जीता था यू लॉन्ग यू ने, है ना। यू लॉन्ग यू को 2016 में ये दिया गया था, ठीक है। यू लॉन्ग यू को गणमान्य भारत विद पुरस्कार। हेनरिक फ्रीहर, स्टीटन क्रोन, इनको भी मिल चुका है, लेकिन यहाँ आंसर लू यॉन्ग यू होगा, ठीक है। ये दूसरे थे, ये पहले हैं, ये पहले विनर हैं, है ना, ये पहले थे जिनको मिला था, ठीक है, और ये दूसरे हैं, है ना, ये दूसरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो गया, इसमें कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? ऑब्वियसली ये तो बहुत बेसिक है, पृथ्वी। सबसे घनत्व वाला पृथ्वी, और इसी के जो घनत्व उसके आधार पर हम बाकी ग्रह के घनत्व को कंपेयर करते हैं या मेजर करते हैं, बोलिए, ठीक है। आगे बढ़े। आगे है क्या कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? देखिए, जॉर्ज बैंक जो है वो है नोवा स्कॉटिया, ठीक है। नोवा स्कॉटिया ये कनाडा का क्षेत्र है, कनाडा का क्षेत्र है ना, वहाँ पर है, ठीक है। तो नोवा स्कॉटिया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखिए अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो जरूर इनको याद करिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कितनी बार आ गया है पता नहीं, जेनेवा, ठीक है। आप लोग ये
विश्व व्यापार संगठन है ना, इसकी स्थापना कब हुई? 1995। तो बहुत बार पूछा जाता। तो आप लोग इसके हेड कौन है, ये सब चीज़ें याद रखें। प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत इस पर डिस्कशन हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इन सब के बारे में डिटेल पढ़ा दिया है। आप लोग PYQs को देखिए, अगर आप एक बार में नहीं हो रहा आप दोबारा उसको देखिए, है ना। और आप, मैंने जैसा कहा भी ये पहले कि आप इसका जो PDF आपको मिलता है वो PDF प्रिंट आउट करके उसमें ऐड करिए, क्योंकि आपको ये जो है बहुत काम आने वाला है। PYQs बहुत रिपीट होते हैं बिहार के एग्जाम में, वैसे हर एग्जाम में ही PYQ रिपीट होते हैं, है ना, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। आगे, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कह रहा है कि किस जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? ये तो सारण जिला था, है ना। कौन सा जिला था? सारण जिला, जिसको क्या कर दिया गया था? आपराधिक जिला। काहे कर दिया गया था भाई? तो इसलिए कर दिया गया क्योंकि 1942 में यहां पर जो है ना, बहुत ही ज्यादा किसान विद्रोह देखने को मिला, ठीक है, और उसी कारण से इसको जो है आपराधिक जिला घोषित कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? अगला सवाल है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहां मनाया गया था? ये मनाया गया था दरभंगा में। बिहार के दरभंगा में जो है ये राखी बंधन दिवस जो है ये मनाया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, अगेन बिहार के इतिहास से ये रिलेटेड है, ठीक है। कह रहा है कि सुरिनसर मानसर झील निम्न में से कौन से राज्य में है? देखिए ये है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहां पर है? तो सुरिनसर झील जो है ये हमारा कहां पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसको याद कर लेंगे, आसान है। इंडिया, ये झील वाला टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी का है। लिखा है पुनात सांगशु हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ स्थित है? ये भूटान है, भारत की मदद से बना है। भारत ने इसमें 40% इन्वेस्ट किया, 60% तो भूटान का है, लेकिन इंडिया का, भूटान का 60% है, इसमें भारत ने 40% इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो ये इसलिए ये पूछा गया है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? ये होगा कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद है धन विधेयक? इतना बार पूछा गया, अनुच्छेद 110, जरूर याद करिए। वैसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद का वीडियो आपको मिल जाएगा कल, ठीक है। आज ही मैं उसका रिकॉर्ड करके अब कल तक आपके लिए अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? देखिए, बिहार के वित्त मंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो वो आपको पता है कि कोई भी मंत्री हो, ठीक है, उसको आपको पता है कि मुख्यमंत्री को, है ना, राज्यपाल नियुक्त करता है, और फिर जितने भी मंत्री होते हैं, यानी मंत्री परिषद के जितने भी मेंबर होते हैं, है ना, उन सबको नियुक्त करता है राज्यपाल। किसकी सलाह पर? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर। तो यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। इसे तो आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है, तो आप वो भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एडसेट, है ना, ये बेसिकली एडुसेट है ना, EDU होना चाहिए, है ना, एडुसेट, है ना। थोड़ा स्पेलिंग इसका मैं काट देता हूँ, इसका होना चाहिए स्पेलिंग, इंग्लिश में स्पेलिंग होना चाहिए EDUSAT, एडुसेट, है ना। ये एक उपग्रह है, इसको प्रक्षेपित किया गया था। कब प्रक्षेपित किया गया था? ये 2004 में किया गया था। जो एडुसेट है उसको 2004 में प्रक्षेपित किया गया था, और ये शैक्षिक क्षेत्र की सेवा में जो है ये पहला उपग्रह था जो भारत ने भेजा था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, एडुसेट, ठीक है, 2004 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल क्या है भाई? तो अगला सवाल हमारा है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, ये किसको जोड़ती है? देखिए, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है वो जोड़ती है किसको? सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जोड़ती है सेंट जॉन सिटी और वैंकूवर। ज़्यादातर, अगेन मैंने कहा ना कि जब वर्ल्ड वाला पूछा जाएगा मोस्टली ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को, हिस्ट्री आप पढ़े हैं नहीं भी पढ़े हैं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस रहते हैं, बट कंपेयर करेंगे तो आपको ज्योग्राफी से ज़्यादा संधि, जो जल संधि है, या फिर झील सब के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, है ना, या इस तरह का जो हाईवे सब है, कुछ बड़ा बड़ा बहुत बड़ा हाईवे सब है, ठीक है, वो सब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैनाल सब जो है वो, है ना, पीछे कैनाल से, नहर से आया था वीडियो, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन आया था, तो मैंने वो भी डिस्कस किया था। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, देखिए ये तो है मैग्नॉट, ये इसको मैजिनॉट भी बोलते हैं, मैग्नॉट रेखा है, ठीक है। हिंडनबर्ग भी देखिए जर्मनी और फ्रांस के बीच ही था, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर के टाइम में बिल्ड किया गया था। ये 1917, ये 16-17 के बीच में, ये 17 के बीच में एक्टिव था, ठीक है, बाद में ये खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ मैग्नॉट रेखा ये अभी भी है, ठीक है। डूरंट तो आपको पता है कि भारत अफगानिस्तान के बीच, वैसे भारत, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी है, और भारत अफगानिस्तान के बीच जो डूरंट रेखा है। ऑर्डनिस रेखा की बात करेंगे, ये आपका जर्मनी, जो पूर्व जर्मनी है, ठीक है, और पोलैंड के बीच था, है ना। तो पोलैंड के बीच था, ठीक है। तो पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच था, है ना, ये आपका
ऑर्डरनियस बोलते हैं बेसिस को, ऑर्डरनियस है ना रेखा। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा भाई? अगला सवाल है वर्तमान में भारत के है ना सर्वोच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? देखिए अगर अभी वर्तमान में कहेंगे तो ये कितने हैं? ये हैं 33। ठीक है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं उस समय कितने नंबर थे, बट अभी 33 है। 33 प्लस देखिए यहाँ 33 खाली नहीं है, 33 प्लस 1 अभी है। उस समय आई थिंक 31 था। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा है ना कि उस समय 31 था आई थिंक। अभी जो है देखिए 31 प्लस 1 है। 1 कौन? 1 CGI है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अलग, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ जो हो गया वो हमारा 34 हो गया। यानी कुल जो है क्षमता की अगर हम बात करें तो अब जो है अभी वर्तमान में जो आपको यही याद भी रखना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ये कितना हो गया हमारा 34 से 33 अन्य जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़े अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? देखिए ये किया गया था 1948 में। पहली जो औद्योगिक नीति है वो आपका 1948 में घोषित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। समुद्री चूहिया यानी कि सी रैट किसको बोलते हैं? ये कहते हैं काइटिन को। ये मोलस्का वर्ग का ही पार्ट है। ठीक है, मोलस्का का ही कहिए एक छोटा वर्ग है। ठीक है, जिसको बोलते हैं काइटिन है ना, और ये इसको सी रैट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सी रैट। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता था? ये जीता था यूएसए ने। तो फेडरेशन कप है ना, अब आप लोग बताएंगे फेडरेशन कप जो है वो कौन से गेम से रिलेटेड है, कमेंट में बताइए। ठीक है, कि फेडरेशन कप का संबंध कौन से खेल से है, और ये जीता था यूएसए ने। चलिए अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा है भारत में कृष्ण क्रांति, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ये पेट्रोलियम में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है जो बेसिकली रिवोल्यूशन चलाया गया था उसको कृष्ण क्रांति कहा जाता है। क्या कहा गया था? कृष्ण क्रांति नाम दिया गया था, याद रखेंगे, आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? देखिए बिहार में बहुत बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन सबसे पहली बार जो है वो 1968 मार्च 1968 में लागू किया गया था, ये याद रखेंगे है ना। चलिए अगेन बिहार के इतिहास का ये पार्ट हो गया। कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी 2012 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, ये उपभोक्ता मामलों से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं है ना, तो ये आपका फरवरी 2012 में शुरू किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? ओमान की राजधानी कहाँ है? तो देखिए राजधानी मैंने कहा भी, तभी करेंसी आया था राजधानी, तो ये है मस्कट, और ये ऑलरेडी इसका मैंने कहा भी डिटेल वीडियो है, आप जाकर के देखिए, आपको वो मैप के थ्रू मैंने पढ़ाया तो आपको और अच्छे से याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? महाराष्ट्र से मानी जाती है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। कौन सा एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? मतलब किसने जीता? देखिए एशिया गेम चेंजर अवार्ड जो है 2017 ये देव पटेल ने जीता था। किसने जीता था? देव पटेल ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे है ना। तो इतना ही था आज के क्लास में। देखिए यहाँ पर मैंने इस क्लास को थोड़ा रैपिडली, बाकी PYQs के कंपेयर में इस क्लास को मैंने ज़्यादा रैपिडली पढ़ाया। कारण यही है कि देखिए PYQs में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, 2-3 चीज़ें बस ध्यान में रखनी है। देखिए आपको इसका पूरा लिस्ट मिल जाएगा PDF, तो आप वहाँ से इसको नोट डाउन करिए, PYQs को पढ़ लीजिए, उसको ध्यान में रखिए, साथ में आप रिलेट करिएगा। आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं और जो PYQs आप देख रहे हैं है ना, आप उससे रिलेट करके आप क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। PYQ क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, इसलिए PYQ इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपके पढ़ने में ये बहुत हेल्पफुल होगा, आपको क्लैरिटी देता है कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ के जाने में। अक्सर हर वीडियो और हर क्वेश्चन के बाद ये आपको बताता रहता हूँ कि कौन से टॉपिक आपके लिए पढ़ना है ना, तो आप उसको आराम से पढ़िए। और बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा क्लास, है ना। बाकी जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।